Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devan Kataria and I am your physics mentor. तो बेटा वेलकम बैक टू B2 Learning, राइट? एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका काफी बच्चों को मुझे लग रहा है कि दे नीड इट थॉरली, राइट? उन्हें उनकी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर की, बिकॉज ये स्कोरिंग चैप्टर है, आसान चैप्टर है, बट ये रिविजन मांगता है और हम रिविजन देंगे, ठीक है? तो बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स के साथ। ये 12th का पहला यूनिट है जो हम अपलोड करने जा रहे हैं एंड आई होप कि आप इसको बहुत अटेंटिवली, प्रॉपरली तरीके से क्लास की तरह अटेंड करोगे, हमेशा की तरह प्रॉपर नोट्स बनाओगे, करेक्ट? जहां मैं क्वेश्चन दूंगा वहां वीडियो को पॉज करोगे, खुद से क्वेश्चन को करोगे, जो चीज नहीं समझ आई वापस देख के तब जाकर के आगे बढ़ोगे एंड यू विल कंटिन्यू दिस जब तक मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट ना कर दूं। वापस मैं छोटे छोटे पार्ट्स में बेटा वीडियो बनाऊंगा ताकि एकदम से आपके पास स्ट्रेस या लोड ना आए। तो आप एक पार्ट खत्म करो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर दूसरा पार्ट करो, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, करेक्ट? एंड सेम वे में फिर उसके असाइनमेंट और टेस्ट हम अपलोड करेंगे, ठीक है बेटा? तो अब और टाइम लिए बगैर बेटा विल स्टार्ट विद दिस लेक्चर। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज ऑप्टिक्स। बेटा हिंदी में इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रकाशिकी। क्या? प्रकाशिकी। बेटा देखो ये ऑप्टिक्स जो है ना, ये एक्चुअल में दो पार्ट में होता है, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। रे का मतलब बेटा क्या होती है? एक रेखा, सीधी रेखा, करेक्ट? वेव का मतलब क्या होती है? एक तरंग, वेव, करेक्ट? तो अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा वो रे ऑप्टिक्स करने जा रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ये रे ऑप्टिक्स का क्या मतलब है? फिर रे ऑप्टिक्स का मतलब सिर्फ इतना सा है बेटा कि इस चैप्टर में हम ये मान लेंगे कि लाइट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती है, कौन? लाइट। अरे भाई चैप्टर का नाम ही ऑप्टिक्स है, ये सब कुछ किससे रिलेटेड चलेगा? लाइट से रिलेटेड चलेगा। तो लाइट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चलती है तो वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। वी विल अज्यूम दिस, हम ये मान करके चलेंगे बेटा। जब भी आप ये मान लोगे कि लाइन के मतलब लाइट के पास एक पार्टिकल नेचर है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमेनाज होंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे बेटा? रे ऑप्टिक्स में आ जाएंगे। वहीं पर बेटा अगर आप मान लोगे कि लाइट के पास वेव नेचर है, वेव नेचर अगर है तो फिर ये क्या बन जाएगा? वेव ऑप्टिक्स बन जाएगा। बेटा लाइट के पास डुअल नेचर होता है, पार्टिकल भी और वेव नेचर भी। ये आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, ठीक है? इवन फिजिक्स में भी, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे आप, ठीक है? तो प्लीज ध्यान रखना कि जब आप पार्टिकल नेचर मानोगे लाइट का तो रे ऑप्टिक्स, जब आप वेव नेचर मानोगे तो फिर वेव ऑप्टिक्स। बोले ठीक है सर, यहां तक बात समझ आ गई, अब आप आगे बढ़ो, काम की बात करते हैं। अब बिल्कुल। तो बेटा सबसे पहले है ना, मैं इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें करना चाह रहा हूं लाइट के बारे में। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस बार के लेक्चर्स में हर चीज कवर करूं, हर चीज, कोई चीज छोड़ू ना, करेक्ट? ताकि आपको फुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए। मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी, मेरी भी और आपकी भी, लेकिन चैप्टर बहुत बढ़िया से कवर हो जाएगा, ठीक है? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि लाइट है क्या। लाइट इज बेसिकली बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय, करेक्ट, तरंग। और उसमें भी बेटा अगर आप देखोगे स्पेक्ट्रम में तो अलग अलग पोर्शंस होते हैं, तो हम सिर्फ उस पोर्शन की बात कर रहे हैं बेटा जो 400 से लेके कहां तक होता है? जो 400 से 750 नैनोमीटर की रेंज में आता है, करेक्ट? तो जिसकी भी बेटा वेवलेंथ इस रेंज में आती है उस रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोल देते हैं? लाइट बोल देते हैं, विजिबल रीजन, जो हमको दिखाई दे रही है, ठीक है? जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। अब देखो ध्यान से, लाइट की कुछ और छोटी छोटी पॉइंट है। एक बेटा लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑफ कोर्स वैक्यूम में, निर्वात में। यानी कि अगर वैक्यूम में देखोगे तो बेटा कितना स्पीड से चलता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी आपको पता है अच्छे से। बोले ठीक है सर ये तो आता है पहले से, सुन लो रिविजन के हिसाब से। इसके अलावा बेटा है ना, ध्यान से सुनना, इस पे क्वेश्चन बन चुका है एक बार, ये पूछा जाता है कई बार, एक बार पूछा भी गया है कि गिवन में से कौन से फिनोमेनास के लिए लाइट पार्टिकल नेचर की बात हो रही है और कौन से फिनोमेनास वेव नेचर एग्जिबिट कर रहे हैं। आप बस ये देखो, जो भी रे ऑप्टिक्स में पढ़ोगे वो पार्टिकल नेचर, जो भी वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे वो वेव नेचर। तो मैं यही लिख देता हूं कि भाई यहां पे क्या क्या पढ़ते हो बेटा? रिफ्लेक्शन पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? बोले हाँ सर पढ़ते हैं। अच्छा बोले टीआई या टोटल इंटरनल, बेटा सर ये भी पढ़ते हैं। अच्छा रिफ्रैक्शन, बोले हाँ सर ये भी पढ़ते हैं। और डिस्पर्जन, हाँ पढ़ते हैं। अरे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हो ना बेटा? डिस्पर्जन पढ़ते हो, देखो मैं पढ़ाऊंगा बेटा। स्कैटरिंग ये भी पढ़ते हैं। यानी ये सारे के सारे वो फिनोमेनाज हैं जो लाइट के पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है, समझ गए? तो पूछा जाए कि निम्न में से या दिए गए में से कौन से फिनोमेनास पार्टिकल नेचर को एग्जिबिट करते हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए बेटा? रिफ्लेक्शन, टीआईआर, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग। ये एक सवाल है, मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, क्लियर?
ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद बेटा देखो एक और चीज है ना, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बस रिवीजन के हिसाब से लिख दिया था। लाइट वेव कैन बी कंसिडर्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, मतलब लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चलते वक्त एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है, बस इतनी सी बात हम बोल ही चुके हैं तो ऑलरेडी। तो इनमें से तो कोई चीज अपने लिए बहुत स्पेशल या नई नहीं है, एक्सेप्ट ये वाला पॉइंट, ये एक्चुअली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बेटा एक पॉइंट है जो मेरा पर्सनली फेवरेट है ना, दैट इज ये वाला कि लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, मतलब लाइट खुद दिखाई नहीं देती है लेकिन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजिबिलिटी। मतलब किसी भी चीज को देखने के लिए बेटा लाइट मैंडेटरी है, लाइट होगा तो दिखाई देगा, बट लाइट खुद दिखाई नहीं देती। बोले हाँ सर बात सही है। मैं देखो एक छोटा सा एग्जांपल यही है, कभी कभी आपने देखा ना खिड़की खुली होती है, एकदम अंधेरा कमरा है, अंधेरा कमरा है ना, कुछ नहीं दिख रहा है, खिड़की खुली हुई है तो हमको एक बीम जैसी दिखाई देती है रोशनी की, है ना, एक बीम जैसी दिखाई देती है रोशनी की, उसमें छोटे छोटे से पार्टिकल चलते हुए दिखाई देते हैं। असल में वो जो पार्टिकल्स हैं बेटा, उस पर जब लाइट गिरती है तो रिफ्लेक्ट होती है तो दिखाई देती है। समझ गए, मतलब कि वो पार्टिकल्स दिख रहे हैं अपने को, लाइट नहीं दिख रही है। लाइट खुद तो दिखती नहीं है, पर वो लाइट जब पार्टिकल पे गिरती है तो वो पार्टिकल हमें दिखाई देते हैं, तो हमें लगता है कि यहां पे बीम ऑफ लाइट है, बट एक्चुअल में वो क्या है, वो पार्टिकल्स ही है जो हमें दिखाई दे रहे हैं। समझे बात को, मतलब अगर आप एक ऐसा कमरा बना दो इमेजिनरी जिसके अंदर कोई पार्टिकल ही ना हो, परफेक्टली वैक्यूम, अब आप उसके अंदर टॉर्च जलाओ, खिड़की खोल दो और लाइट एंटर कराओ, बेटा कुछ नहीं दिखाई देगा, डार्क का डार्क ही दिखाई देगा। आप एक काम करो, थोड़ा सा दिमाग से सोचो, स्पेस से लाइट आती है अर्थ पे, बीच में तो लाइट आ रही है लेकिन फिर भी कैसा दिखाई दे रहा है, डार्क। यू अंडरस्टूड द पॉइंट, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि वहां पे क्या है, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। तो मैं एक बार आपको समराइज करा देता हूं, मैंने क्या क्या बोला, दो इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बोले बेटा इसके अंदर, एक तो नॉलेज के लिए भी और थोड़ा मजेदार भी है, और एक जो क्वेश्चन के हिसाब से। तो पहला पॉइंट मैं समराइज करा रहा हूं, लाइट खाली विजिबल रीजन की बात कर रहे हैं हम। दूसरी चीज क्या क्या फिनोमिना है जो लाइट पे या पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है, रिफ्लेक्शन, टीआईआर, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, रट लेना एकदम ध्यान से, गोड के पीछे जाना बिल्कुल बढ़िया से। इसके अलावा लाइट वेव जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्ट्रेट लाइन में चलेगी, एक पॉइंट से दूसरे पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लाइट की स्पीड, ये मुझे पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑफकोर्स किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। मैं फिर लिख भी देता हूं, ऑल्दो लिखने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी लिख दे रहा हूं, दिल बड़ा है मेरा, क्या है। इसके बाद लाइट खुद दिखाई देती नहीं है बेटा, लेकिन लाइट जरूरी है देखने के लिए। क्लियर? सो आई होप इतना समझ आ गया होगा, ये बिल्कुल फंडामेंटल था लाइट का। अब बेटा मैं आगे चलने जा रहा हूं ऑप्टिक्स के फिनोमिनास के साथ, ठीक है। देखिए जरा, ठीक है, अच्छे से कॉपी कर लिया होगा आई होप आपने पहले। बेटा मैं सबसे पहले बात करूंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये फर्स्ट फिनोमिना है, करेक्ट। इसे बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि बेटा ये पहले तो आसान लगता है, क्योंकि हम पहले किसके लिए करते हैं, प्लेन मिरर के लिए करते हैं, समतल दर्पण के लिए करते हैं। फिर ये कॉनकेव के लिए बन जाता है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर्स के लिए बन जाता है, तो थोड़ा टीडियस हो जाता है, फिर लेंस निकल करके आता है। तो ये सब एक ही जैसे हैं, पहले प्लेन मिरर, फिर स्फेरिकल मिरर, फिर जो कुछ भी उसके अंदर किया वैसा का वैसा लेंस में भी करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देके एनर्जी के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले देखो रिफ्लेक्शन समझाता हूं कि होता क्या है, होता क्या है। देखो ये बहुत आसान सी चीज है। देखो मान लो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा ये वाला, है ना, ये क्या है अपना एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, एक सोर्स ऑफ लाइट लिया जिसपे से एक लाइट इस पे गिरती है। जो लाइट गिरती है बेटा इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक, क्योंकि ये इंसिडेंट हो रही है मिरर पे। अच्छा इसके बाद ये इससे टकराने के बाद क्या करती है बेटा, वापस इसी मीडियम में आ जाती है, वापस इसी मीडियम में आ जाती है, इसलिए इसे कह देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो फिनोमिना हुआ ना कि लाइट गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई और टकरा के वापस इसी मीडियम में आ गई, यानी कि दिस लाइट हैज बाउंस्ड बैक, ये टप्पा खा के वापस आ गई है, करेक्ट, इसी मीडियम में, इसी माध्यम में वापस आ गई है। तो ये जो फिनोमिना है ना बेटा, लाइट का टकराना फिर वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या हुआ, देखो मैंने डेफिनेशन लिखी है, रिफ्लेक्शन इज बेसिकली फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक, करेक्ट, इनटू द सेम मीडियम, करेक्ट बेटा, into the same medium when incident on a reflecting surface. I hope this is very clear to you. तो जब रिफ्लेक्ट करेगी तो मतलब ये हुआ कि लाइट गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई और टकरा के वापस उसी मीडियम में आ गई, ठीक। अब देखो इसी पे क्वेश्चन बन जाता है और कितना बढ़िया और आसान सवाल बनता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। क्वेश्चन ये बनता है बेटा, आपसे बोलेगा कि जो लाइट गई इंसिडेंट, उसका फ्रीक्वेंसी f था, मतलब आवृत्ति f था,
इसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य, और बेटा इसके अलावा स्पीड मान लेते हैं v, ठीक, v, क्योंकि हमें नहीं पता मीडियम कौन सा है। अब ये बोलेगा कि जो रिफ्लेक्ट होके आई रे, है ना, रिफ्लेक्ट, इसको बेटा हिंदी में रिफ्लेक्शन को बोलते हैं परावर्तन। तो बेटा रिफ्लेक्ट होके जो आई है, आप बोलेगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, हम बोलेंगे f, कोई चेंज नहीं आया। फिर बोलेगा अच्छा वेवलेंथ बता दो, मैंने कहा लैम्डा, कोई चेंज नहीं आया। फिर बोला अच्छा चलो स्पीड की बात तो करो, अरे सेम मीडियम है, यानी स्पीड भी क्या होगी, सेम। तो मतलब रिफ्लेक्ट करने पे ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ना तो वेवलेंथ चेंज होती है, और ना तो स्पीड चेंज होती है, तीनों के तीनों एक जैसे रहते हैं। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। बेटा ये रिफ्लेक्शन में भी पूछेगा, रिफ्रैक्शन में भी पूछेगा, और क्वेश्चन बना देगा इसी पे। रिफ्लेक्शन बोले तो परावर्तन, रिफ्रैक्शन बोले तो अपवर्तन, दोनों में सवाल आएगा, करेक्ट। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। एक पार्ट खत्म हो गया कि रिफ्लेक्शन होता क्या है और उनमें कौन सी क्वांटिटी चेंज होती है और कौन सी नहीं होती है। अपनी कॉपी में लिख लेना, एफ फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ, वी स्पीड। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद मैंने कहा इसे कहते हैं नॉर्मल। आप बोलोगे सर नॉर्मल, अरे भाई नाम से नहीं पता चल रहा, नॉर्मल मतलब क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी, दैट इज नॉर्मल। बोले अब समझ आ गया सर, लंबवत कहते हैं इसे, ठीक है। अब देखो नॉर्मल एक चीज है, इंसिडेंट रे एक चीज है, रिफ्लेक्टेड रे एक चीज है। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, आपतन कोण। इसको बेटा कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, करेक्ट। और बेटा इनके बीच में कुछ कुछ रिलेशंस होते हैं, राइट, करेक्ट। देखो मैंने यहां पे लिख भी दिया वैसे कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड रिमेन्स सेम। अब मैं इनके रिलेशन की बात करने जा रहा हूं, यानी कि मैं बात करने जा रहा हूं बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, ठीक है। यहीं पे बोल दूंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इसके लिए अलग से मैंने कोई स्लाइड नहीं बनाई, मैं यहीं पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। हमारे पास बेटा इफेक्टिवली अगर देखेंगे तो दो लॉज होते हैं, दो, ठीक। पहला लॉ क्या कहता है बेटा, पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों बेटा क्या होते हैं, एक ही प्लेन में आते हैं। दिख भी तो रहा है ना, ये पूरा का पूरा जो बोर्ड का प्लेन है, ठीक है। देखो नॉर्मल ले लो, रिफ्लेक्टेड रे ले लो, इंसिडेंट रे लो, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है। आप बोलोगे सर थोड़ा सा और बना के दिखाओ ना, तो देखो मैं बताता हूं, ऐसे समझ लो, ऐसा प्लेन, अरे यार एक कलर, ये जो प्लेन नहीं दिखाई दे रहा बेटा, ये प्लेन आप खुद देखो, तीनों इसी प्लेन में तो आ रही है। नॉर्मल की बात करो, इंसिडेंट रे की बात करो, या रिफ्लेक्टेड रे की बात करो, तो पहला तो लॉ ये हो गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में आएगा। ऑल्दो ये हमारे किसी काम का नहीं है, बताने के लिए बता दिया, ठीक। अब जो बता रहा हूं बेटा वो भी आपको पहले से पता है, वो भी आपको पहले से पता है, करेक्ट, ध्यान से सुनना, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं तो बेटा इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जनरली बेटा पहले से पता है, मैंने सिर्फ एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, करेक्ट। तो आई होप कि आप लोग लिख जरूर लोगे, और कुछ लिखो ना लिखो बेटा, ये जो पॉइंट बनाया ना मैंने यहाँ पे, इस पॉइंट को जरूर से लिख लेना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है तो तब स्ट्राइक नहीं करता। फिर तो आंखों के सामने कॉपी में लिखा होगा, रिवाइज करते रहोगे तो फिर क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व भी कर पाओगे, राइट। तो विद दिस बेटा मैं इस पार्ट को खत्म कर रहा हूं, है ना, इस पार्ट को खत्म कर रहा हूं, और अब मैं इसे थोड़ा सा आगे लेकर के जा रहा हूं। और अब क्लास होने जा रही है थोड़ी इंपॉर्टेंट और सीरियस, करेक्ट। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी बेटा ब्रेन इधर उधर है, उसको एकदम फोकस कर लो, क्योंकि अब काम की चीजें शुरू होने वाली है, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बोले हाँ सर वेरी क्लियर, वेरी क्लियर, नाउ वी आर फोकस्ड। अब मैं जानने जा रहा हूं बेटा एक एक करके कुछ ऐसे पॉइंट्स जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं ना उसको जनरलाइज करके थ्योरी के फॉर्म में आप तक लेके आऊं। तो बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, अब क्लास सीरियस होने जा रही है, ठीक है, ध्यान से। मैं हंस रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं कि सीरियस नहीं है, क्लास सीरियस होने जा रही है, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे बेटा। ओके लेट्स स्टार्ट। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं डेविएशन, ठीक है, डेविएशन। कि डेविएशन मतलब कि जहां रे जा रही थी, रे बोले तो बेटा लाइट, लाइट की रे, है ना, रेखा जो है, किरण, वो बेटा जिस तरफ जा रही थी उससे कितना घूम गई, वो हमें बताना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ये बेटा क्या थी, ये इंसिडेंट रे थी। बोले हाँ सर ये इंसिडेंट रे थी, ठीक है, ये एक इंसिडेंट रे थी। ये बेटा क्या ऐसे ऐसे करके, रुको बेटा, इसको अगर ध्यान से देखोगे, करेक्ट, तो क्या ये ऐसे सीधी जानी चाहिए थी? बोले हाँ सर जानी चाहिए थी। बट ये इसकी जगह कैसे चली गई, ऐसी चली गई। मतलब अगर ध्यान से देखें बेटा, तो ये जानी तो ऐसी चाहिए थी, लेकिन गई ऐसी। मतलब यहां से अगर देखोगे तो ये सीधे सीधे जाने की जगह थोड़ी सी घूम गई है, डेविएट कर गई है, अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट कर गई है। और बेटा इसी को अपन क्या कहते हैं, डेविएशन।
समझ गए बात को? तो अगर मुझे ये डेविएशन निकालना है, देखो कितना आसान है। ये टोटल एंगल हमें पता है कि ये कितना है 180 डिग्री। कोई बोलता है 180 डिग्री को और क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री को बेटा लिख सकते हैं पाई रेडियंस। बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके अलावा बेटा ये जो एंगल है ना, मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, ये जो एंगल है ये आपका आई है। तो ऑब्वियसली अब तो मैं इसको आई लिख सकता हूं, क्योंकि अभी अभी आपको बताया था कि लॉ ऑफ फर्स्ट जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर। तो ये आई तो ये भी आई, तो टोटल ये जो एंगल निकल के आया बेटा ये कितना आ गया 2i। तो ये था 180 यानी कि पाई, और इतना था 2i। तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से देखोगे तो बेटा जो डेविएशन निकलेगा, ये डेविएशन निकल करके आ जाएगा पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i। एक बार जब रिफ्लेक्शन हुआ तो इतना डेविएशन आया। तो जब कभी भी आपसे बिल्कुल बेसिक लेवल का सवाल पूछेगा, इस तरह का सवाल पूछेगा, बिल्कुल ठोकर खाया हुआ सवाल, हर किसी को ये आता है, करेक्ट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कभी कभी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस दे देता है, ठीक है, उसमें क्या करना है देखते हैं। देखो मैंने बना रखा है आपके सामने डायग्राम, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके और अपने लेवल पे पहले ट्राई कर सकते हो, ये मानते हुए कि भाई ये एंगल थीटा है। आप ये मान लो कि ये इंसिडेंट रे है और ये एंगल थीटा है, ठीक, और अपने आप से डेविएशन निकालो जरा, है ना, वीडियो पॉज करो, अपने आप से डेविएशन निकालो और चेक करो, ठीक है। मैं तब तक इसको आगे लेकर के चलता हूं, ठीक है बेटा? बोले हाँ सर चलो चलो हम लोग देख लेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा बेटा इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो देखो ये ऐसे गई रही, ठीक, ये एंगल थीटा था, तो हमें पता है कि ये एंगल भी कितना होगा थीटा, ये ऐसे जाना चाहिए था, सही है। तो हमें एक बात तो समझ आ गई कि सबसे पहले अगर देखूंगा तो कुछ फर्स्ट डेविएशन del 1 आएगा, और बेटा del 1 का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा पाई माइनस 2 थीटा। देखो यहां लिखा है ना पाई माइनस 2i, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोल दिया था? थीटा बोल दिया था, इसलिए पाई माइनस 2 थीटा। बोले हाँ सर ये बात तो समझ आ गई कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन में del 1 आ गया। इसी तरह से बेटा अगर देखेंगे तो ये रे फिर सीधे सीधे ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये अपने पास से कितना घूम चुकी है? इतना। इसे हम क्या कह सकते हैं? बोले सर del 2 कह सकते हो, del 2 क्या कह सकते हो? del 2 मैंने कह भी दिया, सही है। और बेटा अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखना, हमें पता है कि ये दोनों मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये 90 है, तो बेटा क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा आएगा? बोले हाँ सर बिल्कुल आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमें बहुत आराम से समझ आ गया। मैंने कहा मैं तो बोला ही था समझ आएगा। ऐसे बेटा ये वाला आप देखोगे तो कितना आएगा 90 माइनस थीटा। बोले हाँ सर ये भी हमको आता है, क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन तो आप ही ने बताया था कि बराबर है। मैंने कहा हाँ बताया था, बात तो सही है। मतलब कुल मिलाकर के क्या मैं del 2 को लिख सकता हूं फिर से पाई माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखना था। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? अरे देखो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? बोले सर 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा लिख दो, फिर क्या दिक्कत है? यहां लिखते हैं 90 माइनस थीटा। बोले हाँ सर ये तो आसान है, हमें आता है। मैंने कहा मैं तो कह ही रहा था कि तुमको आता है, ट्राई कर लो, ठीक है। अब बेटा देखो क्या करना है, काम की बात। del 1 निकाल लिया पहले रिफ्लेक्शन के लिए, दूसरे के लिए del 2 निकाल लिया, ठीक। अब बेटा टोटल डेविएशन तो दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। हमेशा ध्यान रखना बेटा कि डायरेक्शन को ध्यान रखना, मतलब देखो ये ऐसे से एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में घूमा है, फिर ये यहां से वापस एंटी क्लॉकवाइज, फिर घड़ी से ऊपरी दिशा में घूमा है, तो कुल मिलाकर के दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। तो मैं चाहूं तो लिख सकता हूं del net इक्वल टू del 1 प्लस del 2। अब बेटा इसको आप सॉल्व कर लेना आगे, मैं अपना काम कर चुका हूं, करेक्ट। तो आई होप ये डेविएशन वाला जो पार्ट है ये आपको क्लियर होगा। अब डेविएशन रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे बेटा आप वो सॉल्व कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि हो जाएंगे आपसे। फिर भी कोई चैलेंज आए तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉर्ट आउट करने की, ठीक है। और मैं कमेंट बॉक्स में बेटा रिप्लाई करने में 1 से 2 दिन लेता हूं, तो उसके लिए प्लीज सॉरी, है ना, वो थोड़ा सा और क्लासेस वगैरह में थोड़े से बिजी रहते हैं इस वजह से, राइट। बट आई विल रिप्लाई फॉर श्योर, ठीक है, विद इन 2 to 3 days कोशिश करूंगा और जल्दी करूं, ठीक है। तो बेटा ये पार्ट समझ आ गया डेविएशन वाला। एक बार फिर बता देता हूं, सिंगल सरफेस से जब भी रिफ्लेक्ट करेगा तो जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो पाई माइनस 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना अपने को करना है, ठीक है। समझिए बात को। अगर एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा तो एक बार में एक को देखना है, फिर दूसरे को देखना है और सबको नंबर की तरह ऐड कर देना है डायरेक्शन सेंस के साथ। बोले ठीक है सर ये चीज हम क्लियर हो गई, अब हम खुद से कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है बढ़िया। तो मैं क्या करता हूं, अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलता हूं। बेटा देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है जिसपे एक्चुअल में एक एक क्वेश्चन बुक्स में होता है, पर मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा डिटेल में एक एक स्लाइड में कवर किया, राइट। तो आप प्लीज थोड़ा बियर कीजिएगा मेरे साथ, बट इट विल बी वेरी हेल्पफुल। अब क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे, है ना। तो अब ऐसे ही दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं।
देखो अगला जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो मैं लेकर के आऊं नंबर ऑफ इमेजेस, है ना, कि नंबर ऑफ इमेजेस का क्या कहानी है, ध्यान से सुनना। तो देखो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए, नंबर ऑफ इमेजेस सबसे पहले कहां, किस चीज के लिए, तो मैं समझाता हूं कि मानो मेरे पास कोई एक मिरर इधर है और कोई एक मिरर इधर है। इस मिरर को मैंने यहां बनाया, एक मिरर को मैंने बेटा यहां बना दिया, ठीक है, और दोनों के बीच में कितना एंगल ले लिया, थीटा, और यहां रख दिया मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा कि अगर आपके पास कोई दो मिरर है, दो दर्पण, ठीक है, और दोनों के बीच में कितना एंगल है बेटा, थीटा एंगल है, और बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो कितनी इमेजेस बनेगी अपने को वो निकालना है, ठीक है। तो देखो उसके लिए कुछ एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज है ना, वैल्यूज जो हमें याद रखनी है, मैं समझाता हूं प्रॉपरली, आराम से सुनना। मैंने कहा सबसे पहले आप एक चीज निकालोगे जिसे कहते हैं 360 बाय थीटा। मैं ठीक से लिख देता हूं 360 डिवाइडेड बाय थीटा, कोई दिक्कत, ये लिखा हुआ है यहां पे, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके करेक्ट कर रहा हूं और ज्यादा। यहां पे लगता है बेटा एक बॉक्स, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप बोलोगे सर ये क्या बोला है, मैंने कहा छोड़ो इसे साइड में करो, मैं जो बताता हूं उतना सुनो। इसका मतलब है कि अगर ये 3.2 आया तो मतलब 3, 3.9 आया तो भी 3, 4.7 आया तो 4, 5.6 आया तो 5, 6.2 आया तो 6, मतलब पॉइंट के आगे जो लिखा है वो सारा हटा दो। तो ये निकल करके बेटा हमेशा कोई नंबर थोड़ी आएगा, ये तो फ्रैक्शन में आएगा, डेसिमल में आएगा, डेसिमल के आगे का सारा हटा दो, बस इंटीजर पकड़ लो, वो होता है, समझ गए। तो ये 360 बाय थीटा नंबर नहीं है, इसके आगे का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं समझ आ गया फिर बताता हूं, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा डेसिमल के आगे को हटाना और फेंक देना, जो बच जाए इंटीजर बस उसे संभालना है, ठीक। बोले ठीक है सर, ये तो पता लग गया ये क्या होता है। अब देखो इसको यूज कैसे करना है। ये जो आएगा बेटा 360 बाय थीटा, इसकी वैल्यू या तो इवन आएगी या तो ऑड आएगी, यानी कि सम और विषम। अगर इवन आ गया तो दिमाग लगाना ही नहीं है, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे एसिमेट्रिक हो, आंसर क्या आता है 360 बाय थीटा -1। मतलब जो भी अपन ने ये n लिखा है ना या अल्फा लिखा है, आंसर आ जाएगा अल्फा -1। कब, जब क्या हो, इवन हो, इवन, ठीक है। बोले ठीक है सर ये समझ आ गया, पर इसमें एक चीज नहीं समझ आई कि ये सिमेट्रिक एसिमेट्रिक का क्या मतलब है। अरे दिमाग से देखो बेटा, दिमाग से। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों मिरर के बीच में एक लाइन बना दूं और यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को रखूं, तो बोल सकते हैं ना कि भाई ये सिमेट्रिक है, यानी दोनों मिरर के एग्जैक्टली बीच में से कोई लाइन बना दो, वहां पे रखोगे तो क्या होगा, सिमेट्रिक, और कहीं भी रखोगे तो क्या होगा, एसिमेट्रिक। इवन को फर्क ही नहीं पड़ता, सिमेट्रिक हो चाहे एसिमेट्रिक, हमेशा क्या आंसर आएगा बेटा, अल्फा -1। तो एक तो इसको लिख लो ठीक से अपनी कॉपी में कि सबसे पहले निकालना है 360 बाय थीटा का स्क्वायर ब्रैकेट, इसे बोल दो अल्फा। ये अपना होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैं बता चुका हूं, 3.6 का 3, 4.2 का 4, कुछ भी लिखा हो डेसिमल के आगे का फेंक देना, जो बच जाए वो इंटीजर। अगर वो इवन आ गया तो इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होती है, अल्फा -1। देखो लिखा भी है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड कितनी आ जाएगी, 360 माइनस थीटा -1। समझ गए, एक घटा देना आपके पास आंसर आ जाएगा। बोले ठीक है सर ये फॉर्मूला याद हो गया। दूसरा, अगर बेटा ये ऑड है तो फिर देखो दो केस बन जाएंगे। अगर ये सिमेट्रिक हुआ तो फिर 360 बाय थीटा -1 मतलब अल्फा -1, और अगर ये एसिमेट्रिक हुआ तो फिर आंसर क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा आ जाएगा। अब देखो ये याद करने की चीजें आपको याद करनी ही पड़ेगी, मैं एग्जांपल देके बता सकता हूं, बट याद आप ही को करना पड़ेगा। तो मेरे कहने पे बेटा प्लीज इन फॉर्मूलेस को याद रखना, अगर क्वेश्चन आएगा तो स्ट्रेट इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं जो भी ये यहां पे लिखा हुआ है, और अब ना हम लोग अब इसको कॉपी कर लेना ठीक से, ठीक है। अगर कॉपी नहीं किया तो वीडियो पीछे ले जाके कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूं बेटा, ना 2-3 एग्जाम्पल्स ले रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। तो मैं सबसे पहला जो एग्जांपल लेने जा रहा हूं बेटा वो ये ले रहा हूं, जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री। देखो ये चीज ना है तो आसान, पर मुझे एक आध काम की चीज बतानी है इसमें, इसलिए मैंने एग्जांपल्स लिए। 90 डिग्री पे अगर मिरर होंगे तो कितनी इमेज बनेगी, आराम से समझना। 360 बाय 90 यही निकालना था सबसे पहले, और बेटा ये कितना निकल के आ गया, बोले सर 4 निकल के आ गया। आपको भी पता है और मुझको भी पता है कि 4 क्या है, बोले सर इवन है, इवन। अच्छा इवन है, अच्छा इवन है तो फर्क ही नहीं पड़ता कि कहां रखा हुआ है, दोनों का ही अगर आंसर देखोगे बेटा इवन में तो आंसर कितना आएगा, अल्फा -1। समझ गए, तो यानी कि अपना आंसर अगर देखेंगे तो बेटा कितना आना चाहिए था, 4 -1, यानी नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएगा 4 -1 बोले तो 3। बोले ठीक है सर ये तो इजी है कैलकुलेट करना। एडिशनल और काम की चीज सुनो जो नहीं है आपके लिए, कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहां रखा तो एक इमेज कहीं यहां बनती है, एक इमेज कहीं यहां बनती है,
ठीक है, I2। इसके अलावा बेटा अगर मैं देखूं, यह हटा रहा हूं ये चीज, ठीक है, ये चीज मैं हटा रहा हूं। इसके अलावा अगर मैं देखूंगा बेटा तो एक इमेज यहां कहीं बनेगी, करेक्ट। और अगर मैं इन चारों को देखूं तो बेटा ये चारों के चारों एक सर्कल के ऊपर आ जाएंगे। मतलब ये कि जब कभी भी जितनी भी इमेजेस और ऑब्जेक्ट हैं उनकी ट्रेजेक्ट्री या उनका पाथ या वो जिस पे लोकस जिसे कहते हैं वो क्या आएगा, एक सर्कल आ जाएगा, गोला। समझ गए? अब इसको याद रखना, आपसे हो सकता है पूछ लेगा तो आपको अपने अगर वीडियो देखा तो आप आंसर कर पाओगे, या कहीं पढ़ा है तो कर पाओगे, नहीं पढ़ा है तो फिर दिमाग लगाते रहेंगे। समझ गया बेटा मेरी बात? तो विद दिस ये एग्जांपल क्लियर हो गया है ना। अब अगला एग्जांपल और देख लेते हैं। एक बेटा केस लेते हैं 60 डिग्री का, कि भाई ये एंगल कितना है 60। आप बोलोगे ठीक है सर, फिर से करते हैं। 60 देखेंगे तो बेटा फिर से कितना आएगा 360/60, बोले तो कितना 6 फिर से क्या है इवन, तो 6 - 1 नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएगी बेटा 5 आ जाएगी। 5 का मतलब कहीं पे जैसे ये ऑब्जेक्ट है 1 2 3 4 5, फिर से बेटा पांचों को देखेंगे तो कहां पे आएगा, एक गोले पे आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मैंने एग्जांपल ले लिया, आराम से सुनना, कि दो प्लेन सरफेस ले लिए, प्लेन मिरर्स, और बेटा यहां ऑब्जेक्ट रख दिया। अब आप खुद सोचो इन दोनों के बीच में, ये तो दोनों क्या है पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। तो 360/0 कितना होता है सर, इन्फिनिटी। ओ इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी -1 भी कर देंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट इमेज बननी चाहिए। आप बोलोगे सर बनती है, जब हम बाल कटवाने जाते हैं ना सलून के अंदर, तो हम तो बैठ जाते हैं, सामने एक शीशा होता है, करेक्ट, और पीछे भी एक शीशा होता है। कुछ सलून्स में, कुछ में नहीं होता, जिसमें उसमें जाना बाल कटवाने, फिर सामने आपको अपनी इमेज दिखेगी, उसके पीछे फिर दिखेगी, ऐसे शीशे में शीशा दिखता रहेगा, और उसमें आपकी फोटोज दिखती रहेंगी, बहुत सारी दिखती रहेंगी। समझ गया बेटा? मुझे पता है कि आपको ये बात पता है, ठीक है, तो मैं और ज्यादा एफर्ट नहीं लगाऊंगा समझाने में। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएंगी बेटा, इन्फिनिटी। तो देखो 3 एग्जाम्पल मैंने उठा लिए, फॉर्मूला आपको बता दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दूंगा आपको एक सवाल जिसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। जिन बच्चों ने मेरे से क्लासेस अटेंड किया ऑफलाइन में उनको पता है उसका आंसर, और बाकी बच्चों ने भी कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालते हैं। तो एक तो मुझे ये पता लग जाएगा कितने बच्चे मेरी बात को थोड़ी बहुत इज्जत दे रहे हैं, ठीक है, एक वो आइडिया लग जाएगा, और यही पता लग जाएगा कि आपको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अगर नहीं आएगा तो जो इसका पार्ट 2 लाऊंगा वे ऑप्टिक्स का, पहले उसका सोल्यूशन बताऊंगा और फिर मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो देखो मैं अपनी तरफ से कमिटमेंट पूरी करूंगा, आप भी प्लीज आप भी क्या करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, जो भी आता है। नहीं आता है तो लिखना सर इसका सोल्यूशन डालो, तो उससे आइडिया लग जाएगा देखो कि क्या कहानी चल रही है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक, आराम से सुन लेना, बिल्कुल आराम से सुन लेना, ठीक। ऐसे समझ लो कि आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में दीवारें भी और छत भी और फ्लोर भी 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ऐसे नहीं बोल सकता सर मेरे घर में तो मैं जहां बैठा हूं छत नहीं है। वैसे बोल तो सकते हैं छत पे बैठ के पढ़ रहे हो तो ठीक है। हम कमरे के अंदर है नीचे, ठीक, ऊपर छत नीचे फ्लोर, इधर दीवार, सामने दीवार, इस तरफ दीवार, यानी 4 दीवारें, छत और ग्राउंड, 6 चीजें अपने पास। आप क्या करो, एक कोने पे खड़े हो जाओ, एक कोने पे, ठीक, और आपके सीधे हाथ की दीवार पे भी एक मिरर लगा दो, पीछे भी मिरर लगा दो, और छत पे भी मिरर लगा दो। आप बोलोगे सर क्या बोले, फिर बोलो, फिर बोलता हूं। आपके सीधे हाथ पे जो दीवार है इधर, ये वाली जो दीवार है इसको मिरर बना दो, मेरे पीछे जो दीवार है उसे मिरर बना दो, और मेरे ऊपर जो छत है उसे मिरर बना दो, यानी 3 परपेंडिकुलर मिरर्स हैं, और आप खड़े हुए हो, अपने आप को देख रहे हो। तो अब आपको बताना है आपकी टोटल कितनी इमेजेस या प्रतिबिंब बनेंगे। क्वेश्चन समझ आ गया? एक बार और रिपीट कर देता हूं। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर हैं, एक ये वाली दीवार, एक पीछे वाली दीवार, और एक छत। तो 3 दीवारें और तीनों परपेंडिकुलर हैं, और मेरे को बताना है कि मेरी कितनी इमेजेस दिखेंगी या बनेंगी इन तीनों मिरर से मिला करके, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है, ठीक है। तो इसके बाद अगर ये समझ आ गया, आपने क्वेश्चन लिख लिया, तो मैं आगे बढ़ता हूं, आप भी वीडियो को आगे बढ़ो, जब लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद सॉल्व करके आंसर डालना, ठीक है। और अगर किसी को लग रहा है कि आंसर पता है तो अभी कमेंट बॉक्स में डाल दो लाइव चैट में, तो मैं देख लूंगा कि कितने बच्चे एक्चुअल में अभी आंसर दे पा रहे हैं, कितनों को पहले से आता है, ठीक है। और मैं बढ़ता हूं बेटा अगले टॉपिक के साथ। चलन बेटा देखो अगला जो मैं टॉपिक उठा के लाया हूं ना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और इस पे मैंने ना एक एग्जांपल भी लिया, एक क्वेश्चन आपके लिए। आप वीडियो पॉज करके करोगे, मुझे पता है आप करोगे बेटा, करना ही है तभी मजा भी आएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, रोटेशन ऑफ मिरर, कि मिरर को अगर रोटेट कर दे तो क्या।
आपके दिमाग में आता तो कि सर ये हो क्यों रहा है, क्यों रोटेट कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, आप अपने दिमाग में मत आने दो, क्योंकि आपको कोई लेना देना नहीं इससे। सवाल का जवाब बस इतना, एग्जाम फोकस्ड अप्रोच, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, आप बोलोगे सर ऐसा आपने बोला ही क्यों बीच में, मैं समझाता हूं। बेटा कई बार क्या होता है, कुछ कुछ बच्चों का टेम्परामेंट होता है कि वो क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा सोच लेते हैं, ठीक है। एक दो बच्चे तो मुझे भी जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ, वो समझ जाएंगे जो वीडियो देखेंगे। तो थोड़ा सा ज्यादा जब सोचते हैं ना बेटा, तो सोचना अच्छा होता है, वो मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए अच्छा है कि ऐसा होगा तो क्या, वैसा होगा तो क्या, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब हम रोज रोज ये करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी हैबिट बन जाती है, और जब हम 3 घंटे एग्जाम में बैठते हैं तो फिर वो चीज हमें परेशान करती है, वो हमारा टाइम खा जाती है, क्योंकि वहां पे आप टेढ़ा नहीं सोच सकते, वहां आपको सीधा सोचना पड़ेगा। क्योंकि 45 में से अगर मैं नीट की बात करूं तो बेटा 40 सवाल सीधे आएंगे, समझ गए। वो जो 5 सवाल टेढ़े हैं ना, वो वैसे भी बिल्कुल बिल्कुल कम स्कोरिंग वाले हैं, तो आपको 40 पहले एम करना पड़ेगा, तो सिलेक्शन इंश्योर होगा। तो इसलिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम थोड़ा सा सीधा सोचें, स्पेशली जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो, ठीक है। इसलिए बेटा मैंने ये बात बताई आपको। अब मैं वापस आ जाता हूं काम की बात पे, ये भी काम की बात थी, मतलब लेक्चर पे, ठीक है। तो देखो रोटेशन ऑफ मिरर की जब मैं बात करता हूं ना बेटा, आराम से समझना। तो रोटेशन ऑफ मिरर का मतलब है, समझाता हूं। ये आपको एक मिरर दे रखा है, ठीक है। इस मिरर पे देखो बेटा, यहां से एक लाइट आती है और ये इंसिडेंट लाइट है, अरे मार्कर, ये इंसिडेंट लाइट है, ठीक है। यानी कि ये लाइट इस पे गिर रही है। बोले हाँ सर ये समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे। अब ये टकराने के बाद इधर चली गई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब मैंने क्या किया, ये जो मिरर था, ये डॉटेड लाइन से मैं पुरानी पोजीशन दिखा रहा हूं मिरर की, पहले ऐसे था, ये मिरर थोड़ा सा रोटेट कर दिया। बोले सर कितना, मैंने कहा थीटा, मैंने इसे थीटा रोटेट कर दिया। बोले ठीक है सर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमको। जब इसे थीटा रोटेट किया तो जो इंसिडेंट रे का जो सोर्स था उसको मैंने छेड़ा ही नहीं, यानी वो पहले भी वहीं था अभी भी वहीं है। देखो दोनों रेज ये जो है ना, ये पैरेलल है, ये वैसा का वैसा ही है। बोले ठीक है सर अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। जब मिरर रोटेट हुआ तो देखो मिरर के साथ नॉर्मल भी होगी ना, तो जब मिरर रोटेट होगा तो नॉर्मल भी रोटेट होगी। बोले हाँ सर बिल्कुल होगी। आप खुद सोचो ना, ये नॉर्मल क्या है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो जब ये सरफेस रोटेट करेगा तो इसके साथ साथ ये भी रोटेट करेगी। बोले सर इसका मतलब ये कितना रोटेट करेगी, अरे ये कितना रोटेट करेगी, ये थीटा रोटेट करेगी, जितना मिरर उतना नॉर्मल। मतलब पहले अगर आपने देखा हो बेटा, तो पहले ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं, बना के दिखा देता हूं। पहले अगर नॉर्मल यहां कहीं रही होती, यहीं तो कहीं रही होगी, तो यानी कि अब हम इफेक्टिवली बोल सकते हैं कि भाई ये जो नॉर्मल है ये भी कितना रोटेट कर चुकी है, थीटा। बोले ठीक है सर, मतलब पहले अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था तो बेटा अब जो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस आया है, क्या ये आई प्लस थीटा नहीं आएगा। बोले सर बिल्कुल आएगा, हमको इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा मुझे यही आशा थी, मुझे पता था कि कोई डाउट नहीं होगा। क्यों होगा बेटा, कितना आसान है। देखो हम कह रहे हैं कि पहले इसमें और इसमें एंगल आई है, अब हमने मिरर को कितना रोटेट कर दिया, थीटा, तो ये जो नॉर्मल थी ये भी रोटेट कितनी कर गई, थीटा। तो ये आई इतना तो पहले से ही आई था, ठीक, ये आपने कितना रोटेट कर दिया, थीटा। तो जो टोटल एंगल निकल करके आया बेटा, टोटल एंगल रोटेशन वाला, ये कितना निकल के आ गया, आई प्लस थीटा निकल के आ गया। बोले ठीक है बेटा, है ना, ये समझ आ गया। अब देखो, अब बेटा मैं क्या करने जा रहा हूं, है ना, ध्यान से सुनना। यहां से जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी बेटा, बिल्कुल दिमाग से सुनना, क्या वो रिफ्लेक्टेड रे उतने ही एंगल पे जाएगी बेटा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा होगा। बोले हाँ सर, मतलब ये अगर आई प्लस थीटा था तो बेटा ये एंगल भी अपने पास कितना आएगा, आई प्लस थीटा आएगा। बोले ठीक है सर, अभी तक कुछ कुछ समझ आने लगा है, अब थोड़ी दिक्कत तो हुई है लेकिन समझ आ रहा है, ठीक है भाई। एंगल ऑफ इंसिडेंस नया कितना बन चुका है, आई प्लस थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नया कितना, आई प्लस थीटा। मतलब ये कि कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो कुल मिलाकर के जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है उनके बीच में कितना एंगल आ चुका है, 2 टाइम्स ऑफ आई प्लस थीटा, 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 कितना, 2i प्लस थीटा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं आता। पहले ये भी आई था, ये भी आई था, तो पहले कितना था सर, 2i था पहले। तो भाई इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की तो बात कर रहे हो, लिख दो। देखो ये वाली रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में पहले 2i था, अब 2i प्लस 2 थीटा हो गया भाई, 2 टाइम्स ऑफ i प्लस थीटा हो गया। मतलब ये कि कितना एंगल बढ़ गया, है ना, कितना एंगल बढ़ गया। आप खुद देखो बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं 2i
प्लस 2 थीटा, ये तो पहले जितना ही था। मतलब कुल मिलाकर के बेटा अगर देखेंगे कि एंगल कितना बढ़ गया, तो एंगल बढ़ गया 2 थीटा। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक, इनके बीच में पहले 2i था, अब इंसिडेंट रे और नई रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 2i प्लस 2 थीटा था। तो कुल मिलाकर के जो एंगल बढ़ गया वो कितना बढ़ा, 2 थीटा। ये तो हिली नहीं अपनी जगह से, मतलब कुल मिलाकर के ये जो इंसिडेंट रे रही होगी ये ही कितना रोटेट कर गई, 2 थीटा कर गई। बस मैं ये ही फैक्ट बताना चाह रहा था, मैंने समझा पूरा दिया, बट आपको फाइनली याद रखना है, क्योंकि बार बार एग्जाम में इतना एनालिसिस तो नहीं कर सकते। तो ये आपको याद रखना है कि अगर देखो, मैं ये वीडियो बेसिकली उनके लिए बना रहा हूं, अब सीरियसली वो बिल्कुल प्रॉपर क्लास की तरह अटेंड करते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के हिसाब से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान में रखते हुए, इसलिए पूरा का पूरा एनालिसिस बताया, वरना सीधा फैक्ट भी बता सकता था। समझ गए बात को? तो थोड़ा वैल्यू देना बेटा इसको। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि मिरर को अगर थीटा रोटेट किया तो जो नॉर्मल थी वो थीटा रोटेट करी, जबकि रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट करी। देखो मैं फिर बता रहा हूं कि मिरर को अगर आपने थीटा रोटेट किया तो बेटा जो नॉर्मल थी वो कितना रोटेट करी, बोले सर वो थीटा रोटेट करी। और आप फिर बोलोगे कि सर अच्छा बताओ रिफ्लेक्टेड रे कितनी करी, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा करी। समझ आई बेटा बात? इसका मतलब ये कि अगर कभी कभी थीटा की जगह ओमेगा दे दे कि भाई मिरर तो रोटेट करने लग गया कितना एंगुलर स्पीड से, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से, तो बताओ नॉर्मल रे कितने से रोटेट करेगी, ओमेगा से। रिफ्लेक्टेड रे कितना करेगी, 2 ओमेगा से करेगी सर, 2 ओमेगा से। मैंने कहा बात तो सही है, एकदम सही है, एंड आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा। तो मेरे हिसाब से बेटा अगर ये पार्ट समझ आ गया ना, तो अब आप इतने पार्ट को घोट के पी सकते हो। तो जब कभी भी सवाल में ऐसे बोले कि मिरर रोटेट कर रहा है, नॉर्मल के बारे में बताओ, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बताओ, तो आपके दिमाग में सीधे घंटी बजनी चाहिए। कौन सी घंटी बजनी चाहिए कि सर अगर मिरर थीटा से रोटेट करेगा तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट करेगा, अगर मिरर थीटा से रोटेट करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट करेगा, और अगर इनकी एंगुलर स्पीड ओमेगा हुई मिरर की तो नॉर्मल की ओमेगा होगी लेकिन रिफ्लेक्टेड रे की 2 ओमेगा होगी। और ये सब तब है जब इंसिडेंट रे जहां थी वहीं की वहीं है। बोले सर अब क्लियर हो गया, हमने आराम से अपनी कॉपी में लिख लिया, अब आप आगे बढ़ सकते हो। मैंने कहा ठीक है चलो, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो अगर नहीं किया है तो। और बेटा मैं फिर अगले टॉपिक पे जा रहा हूं, है ना, अगला पार्ट उठाने जा रहा हूं, करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा ये था एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा था ना कि एक क्वेश्चन दूंगा इसके ऊपर, और ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे, है ना। तो थोड़ा दिमाग से वीडियो पॉज करके खुद से करना है, पहले क्वेश्चन समझा दूं फिर वीडियो पॉज करना, अभी मत करना कहीं जल्दबाजी में कर दो। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, क्वेश्चन के अंदर मैं इतना सा कह रहा हूं कि हमारे पास एक लाइट इज इंसिडेंट, ये एक लाइट है जो इस तरह से इंसिडेंट है, इसका कलर चेंज करते हैं। हमने कहा कि बेटा ये लाइट ऐसे इंसिडेंट है, दिस इज इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये फिक्स्ड है, ये कहीं मूव नहीं कर रही है, फिक्स्ड, ठीक है। हमने कहा बेटा किसी इंस्टेंट पे ये एंगल कितना बन रहा था, मान लो थीटा 30 डिग्री, ये एंगल भी कितना बन रहा है बेटा, थीटा 30 डिग्री। समझ गए बात को? तो ये एंगल अपने को दे रखा है इस टाइम पे। इसके अलावा बेटा अपने को ये दे रखा है कि ये जो मिरर है ना, ये लाइट इससे टकराती है, मतलब ऐसा सरफेस है और मैंने एक टॉर्च डाली, तो टॉर्च डालूंगा तो लाइट ऐसे टकराएगी और टकरा के रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट करके बेटा यहां एक सामने दीवार है, तो ये दीवार पे जाके गिरती है और जहां गिरेगी वहां पे क्या बनाएगी, एक स्पॉट बना देगी बेटा, स्पॉट क्या बना देगी, एक स्पॉट बना देगी, करेक्ट। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं इस मिरर को रोटेट करने लग जाऊं 2 रेडियन पर सेकेंड से, मैंने क्या करना शुरू कर दिया, इस मिरर को 2 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट करना शुरू किया। तो जैसे ही 2 रेडियन पर सेकेंड से ये रोटेट किया, है ना, ध्यान से सुनना बेटा, 2 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट किया तो ये तो फिक्स्ड है, तो क्या ये रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करेगी? बोले सर बिल्कुल करेगी, और कितने से करेगी, 4 रेडियन पर सेकेंड से करेगी सर, 4। क्यों? अभी तो आपने बताया ही था कि अगर ये इंसिडेंट रे फिक्स्ड हो और मिरर ओमेगा से रोटेट करे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 ओमेगा से रोटेट करती है। बोले ठीक है, बात तो सही है, तो इसलिए 4 रेडियन पर सेकेंड से। बेटा जब ये ऐसे रोटेट करेगी तो ये स्पॉट नीचे आएगा कि नहीं आएगा? बोले सर बिल्कुल आएगा। हमें इस स्पॉट की स्पीड बतानी है कितनी होगी, v मीटर पर सेकेंड। समझ गए? ये है अपना क्वेश्चन, और बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें रोटेशन का भी कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है। तो अगर आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो समझ लेना,
ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। मैं एक डेटा और दे देता हूं इसमें एक्स्ट्रा जो आपको रिक्वायर्ड होगा, मैं यहां बता देता हूं। ये जो डिस्टेंस दे रखा है ना बेटा, यहां से लेकर के यहां तक का ये डिस्टेंस आपको दे रखा है, और ये डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है बेटा 10 मीटर्स। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। क्वेश्चन समझा दिया है, एक टॉर्च है, रिफ्लेक्टिव सरफेस पे गिर रही है, टकराने के बाद दीवार पे गिर रही है, एक स्पॉट बन रहा है, उसने आपने क्या किया, मिरर को रोटेट किया तो स्पॉट नीचे जाने लगेगा। आपको स्पॉट की नीचे वाली स्पीड बतानी है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, 2, 3, 4 मिनट तक ट्राई कर लो, है ना, कम से कम 2-3 मिनट तक। उसके बाद फिर बेटा वीडियो को आगे बढ़ाना और सोल्यूशन देखना। ठीक है, मैं सोल्यूशन पे बढ़ रहा हूं बेटा। ठीक है, ओके, तो देखो सोल्यूशन देखो, जो नहीं चाहिए वो हटा दें पहले, बोले हटा दो सर, हटा दो, ये नहीं चाहिए, इसको भी अभी के लिए हटा देते हैं या देखते हैं। ठीक है, करेंगे जो ये स्पॉट लिखा है इसको हटाओ, इसको हटाओ। ठीक है, 10 मीटर पे होता है। देखो बेटा, मैं ना सिंपल साधारण भाषा में समझाऊंगा कैसे करना है। हमने कहा कि भाई एक बात तो समझ आ गई, इसका मतलब कि अगर मैं इसे सेंटर मान लूं, 1 मिनट, हाँ, अगर मैं इसे सेंटर मानते हुए चलता हूं तो मुझे ये ऐसे आर्क में जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, 100%, बोले हाँ सर 100% दिखाई देता है, करेक्ट। अगर मुझे पता है कि ये ओमेगा 4 रेडियन पर सेकेंड है बेटा, है ना, 4 रेडियन पर सेकेंड है, तो ये कुछ ना कुछ स्पीड यहां पर आएगी इसकी टेंजेंट के अलॉन्ग। ठीक, मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि ये जो स्पॉट है ये एक्चुअल में कहां जा रहा है, ये 100% डाउन ही जा रहा है, कोई दिक्कत। यानी ये जो स्पीड v है जो हमें निकालनी है, मैं स्पीड के 2 कंपोनेंट ले सकता हूं। एक कंपोनेंट बेटा इधर आएगा, ठीक, एक कंपोनेंट कहां आएगा, इधर टेंजेंट के अलॉन्ग। आई होप ये चीज समझ आ रही होगी बेटा। इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख दो, नीट एंड क्लीन। देखो, वेट करो 1 मिनट ना, हाँ, देखो यहां पे ये कंपोनेंट आएगा बेटा, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये एंगल 30 है, तो बेटा ये एंगल भी अपने पास कितना होगा, सर 30 डिग्री होगा ये भी। मैंने कहा ठीक है, अब ये 30 है तो बेटा ये v था, एंगल कितना है 30, तो जब कंपोनेंट ये वाला लेंगे तो आप बोलो कितना लेंगे, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, v cos 30 चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। ये v है तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, बोले सर ये v sin 30 आएगा, क्यों, थीटा की तरफ जाते हैं तो cos, थीटा से दूर जाते हैं तो sin। बोले ठीक है, ठीक, यानी कि ये v sin 30 आ गया। मैं बिल्कुल एंड तक पहुंच चुका हूं बोर्ड के, मैं लिख देता हूं v sin 30। बोले ठीक है सर, यहां तक आपकी बात समझ आ गई। ऑल्दो वैसे हम यूज कर सकते हैं इसको, नहीं, वापस बैक कर देता हूं। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि v sin 30, देखो आराम से समझो, v का एक कंपोनेंट इस तरफ cos की तरफ, थीटा की तरफ cos, और जब थीटा से दूर गए तो sin। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। अब आप दिमाग से सुनना बेटा, क्या मैं v sin थीटा को ओमेगा इंटू आर बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि बेटा ये जो v है टेंजेंट वाला, ये ही तो घुमा रहा है आर्क में, ये जो v था ये तो इसको पास ला रहा है, तो जो ये v टेंजेंशियल है इसी को तो हम ओमेगा इंटू आर बोलते थे, हमेशा ध्यान रखना रोटेशन में, करेक्ट। कई बच्चे गलती क्या करते हैं मैं बताता हूं तुमको, वो गलती ये करते हैं कि पहले ये v लेते हैं फिर उसका कंपोनेंट ले लेते हैं, गलत। जहां जा रहा है उसके 2 कंपोनेंट लो और फिर जो टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट है उसको ओमेगा आर से इक्वेट करना है। तो जब उसको ओमेगा आर से इक्वेट करोगे, देखो आराम से समझना, v अपने को पता ही करना था, ठीक। साइन की अगर बात करें, अपने को पता है एंगल कितना है 30, ओमेगा अपने को कितना दे रखा है 4। आर की बात करें तो बेटा आर मतलब ये रेडियस, ये करेक्ट, अपने को ये 10 दे रखा था, ठीक है। तो देखो आर साइन 30 10 के बराबर होगा, समझ गए। मैं लिख रहा हूं यहां पे, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आर साइन 30 किसके बराबर है 10, ठीक है। देखो वहां लिख दिया मैंने, इसको मैंने क्या मान लिया है, इसको आर मान लिया है। तो आर cos 30 मतलब ये वाला कंपोनेंट, साइन 30 मतलब ये वाला कंपोनेंट। सो ये जो कंपोनेंट आया बेटा ये किसके बराबर है, ये है इसके, आर साइन 30 बराबर 10। बोले ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। यहां से देखो बेटा आर का वैल्यू कितना निकल के आ गया, आर का वैल्यू निकल के आ गया 20 मीटर्स। रख दूं यहां पे, आंसर आ गया बेटा, समझ गए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये उस तरह का क्वेश्चन है जो मैंने कहा ना 40 तो सीधे आते हैं, 5 टेढ़े आते हैं, ये टेढ़े सवाल में से एक है। इसमें रोटेशन प्लस ऑप्टिक्स मिली हुई है, करेक्ट। जेईई एडवांस के लिए काफी हेल्पफुल है बेटा, मेंस में भी काम आता है, नीट में 5 में से आ सकता है। हो सकता है आपकी किस्मत खराब हो तो आ जाए, वरना चांसेस कम है। इनफैक्ट मुझे तो बोलना चाहिए जब आपकी किस्मत अच्छी हो तो आ जाए, आप कर दोगे बाकी नहीं कर पाएंगे, समझिए मेरी बात को। तो बेटा विद दिस मैं ये वाला पार्ट कंक्लूड करने जा रहा हूं। आप चाहो तो एक बार रिवाइज कर देता हूं। लाइट गिरी,
टकराने के बाद इधर गई, मिरर को रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट की। तो सबसे पहले इसे सेंटर मानते हुए एक आर्क बना लो, फिर जिधर स्पॉट जा रहा है उसके दो कंपोनेंट ले लो। जो आर्क वाला कंपोनेंट है v टेंजेंशियल यानी कि v sin 30, उसको किसके बराबर कर दो, ओमेगा आर के बराबर कर दो। और r मतलब बेटा ये इस आर्क का रेडियस ऑफ कर्वेचर, करेक्ट, या इसे सर्कल मानोगे तो रेडियस। तो ये अपने को कितना पता है, 10 मीटर पता है, तो इसका जो रेडियस आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, रेडियस इसका आ जाएगा r sin 30 बराबर 10, तो r इक्वल टू 20। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। आई होप बेटा ये आपको समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया तो स्टे विद मी, ठीक है। मैं एक और कॉन्सेप्ट आई थिंक लेने जा रहा हूं, एक बार रुको जरा देख लेते हैं। हाँ, वैसे रियल एंड वर्चुअल वाला पार्ट है, बट एक काम करेंगे, है ना, अभी बेटा इसी लेक्चर को यहीं पे रैप अप करेंगे, क्योंकि अभी अपन ने बिल्कुल फंडामेंटल्स देखे। मतलब ये कि लाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, रिफ्लेक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। रिफ्लेक्शन के डायरेक्ट जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डेविएशन हो गया, रोटेशन ऑफ मिरर हो गया, नंबर ऑफ इमेजेस हो गई, उनके एग्जाम्पल देख लिए। और मुझे लग रहा है शायद आपकी भी एनर्जी कुछ कुछ एग्जॉस्ट हो गई होगी, मेरी तो नहीं है, मैं तो भी 4 घंटे और पढ़ा सकता हूँ, मैं तो थोड़ा सा वैसे टाइप का आदमी हूँ। पर मुझे लग रहा है कि आप थोड़े थक गए होंगे, आपका ब्रेन थक गया होगा, तो यू पुट अ पॉज टू इट, ठीक। आप इसे रोको, अच्छे से एक बार पूरा रिवाइज कर लो, जो जो क्वेश्चंस कराए थे वो कर लो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या कहीं से कुछ कुछ इस तरह के क्वेश्चंस ट्राई कर लो, ठीक है। इसके बाद जब मैं पार्ट 2 लेकर के आऊंगा, उसके अंदर बेटा मैं स्टार्ट करूंगा ऑब्जेक्ट, इमेज, प्लेन, मिरर, और वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर अपन करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर, फिर हम जाएंगे रिफ्रैक्शन पे, फिर लेंस पे। तो थोड़ा लेंथी यूनिट है, करेक्ट, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा छोटे 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 पार्ट्स में बनाऊं, ताकि आपके ऊपर मेंटल स्ट्रेस एकदम से ना आए, ठीक है। तो विद दिस बेटा आई कंक्लूड दिस वीडियो, मैं इसे यहीं पे रोकता हूं, करेक्ट। और आई एक्सपेक्ट कि आप लोग बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और बेटा पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। देखो मैं हर बार यही बात कहता हूं, आसपास जो मर्जी हो रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, आई नो टाइम इज टफ, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है ये सब, लेकिन फिर भी मेरा पर्सनली मानना यह है कि जो बच्चे ऐसी सिचुएशंस को, यानी कि ऐसे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लें, बेटा दे आर द रियल हीरोज। एंड आई नो, आप मतलब कुछ कुछ बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं, लास्ट ईयर मैंने स्टूडेंट देखे थे बेटा, मतलब she touched 700 marks, करेक्ट, आउट ऑफ 720, राइट। और वो सिर्फ इसलिए बिकॉज कॉन्टिन्यूसली वो लगी रही, वो रुकी नहीं। पूरा लॉकडाउन हुआ, सारा चीज का माहौल खराब हो गया, बच्चों ने हथियार डाल दिए, घर भाग गए, सब हुआ, करेक्ट, उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। और ऐसे कई स्टूडेंट्स थे, राइट। बेटा आप सोचो ना, रिजल्ट तो तब भी आया था, 720 नंबर तो तब भी आए थे, ऐसा थोड़ी था कि लॉकडाउन की वजह से रुक गया था। तो दिस इज ऑल आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, कि ना तो मैं रुक रहा हूं ना आप रुको, राइट। डोंट लेट योर स्टडी स्टॉप, रोकना नहीं है बेटा पढ़ाई, जान और ज्यादा लगानी है, करेक्ट। ये टाइम है अपने आप को प्रूव करने का और इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज बेटा, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्टडिंग, स्टडी हार्ड, राइट। बाय बाय।